हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं अनीता। प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो आज हम पढ़ेंगे पिता कहानी जो ज्ञानरंजन जी द्वारा रचित है। तो पहले हम थोड़ा सा ज्ञानरंजन जी के बारे में जान लेते हैं। ज्ञानरंजन की कहानियों को दुनिया के कई देशों ने पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। उनके कहानी संग्रह कई भाषाओं में अनुवादित भी किए गए। ज्ञानरंजन का जन्म महाराष्ट्र के अकोला में 21 नवंबर 1936 को हुआ था। कब हुआ था? 1936 को। ज्ञानरंजन बचपन और किशोरावस्था में अजमेर, दिल्ली व बनारस में रहे। आगे देखते हैं। प्रकाशित संग्रहों के रूप में ज्ञानरंजन के 6 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। कितने? 6। लेकिन ये बहुचर्चित तथ्य है कि इनकी कहानियों की कुल संख्या 25 है। कितनी? कहानी संग्रह 6 और कहानियों की कुल संख्या 25, जो कि सपना नहीं, महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सपना नहीं नामक संकलन में एकत्रित या प्रकाशित हुआ है। इसमें सपना नहीं संकलन में। इनकी कम कहानियां लिखने के पीछे ज्ञानरंजन की ये सोच थी कि जो भी लिखें या तो सर्वोत्तम हो या फिर हो ही नहीं। तो ये ध्यान रखना है, इनका सपना नहीं कहानी संग्रह और इनकी 6 कहानियां और कुल कहानियां 25 हैं। और बस इतना ही। और इनका जन्म जो था वो कब हुआ था? 1936 में। भी हमें 3-4 चीज़ें जो है इनके बारे में यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब आगे देखते हैं। ज्ञानरंजन की प्रसिद्ध कहानी पिता, जिसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं, उसका देखते हैं। इसका प्रकाशन हुआ था 1965 में। किसमें? कहानी पत्रिका में, जो कि बैरे प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित थी। तो ध्यान रखना है, पिता कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? कहानी पत्रिका में 1965 में। तो कहानी पत्रिका किसकी थी? बैरे प्रसाद गुप्त की। ये कहानी पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों और नई पीढ़ी के, किसके बारे में? पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों और नई पीढ़ी के बीच अंतर को दर्शाती है। तो और उनके प्रमुख कहानी संग्रहों में शामिल है। मुख्य तथ्य इसके बारे में। प्रकाशन वर्ष 1965 है, मैंने बताया। तो पत्रिका कहानी में जो इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था, तो ये किस पर आधारित है? इसका विषय है पुरानी और नई पीढ़ी के संबंधों का द्वंद्व, जिसमें पिता पुत्र पर जो आधारित है। ये कहानी आधुनिक हिंदी साहित्य में मील का पत्थर मानी जाती है, जिसके लेखक ज्ञानरंजन, जिनका जन्म 1936 में हुआ था और मृत्यु 2026 में हुई थी, जो जबलपुर से पहल पत्रिका के संपादक के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो पहल पत्रिका किसकी थी? ये थी ज्ञानरंजन की। तो ये भी ध्यान में रखना है कि पहल पत्रिका के संपादक कौन थे? ये थे ज्ञानरंजन। तो ये मैंने आपको बाकी सब जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे इसमें वो अब मैंने आपको बता दिए। आगे देखते हैं। अब शुरू होती है हमारी कहानी पिता। उसने अपने बिस्तर का अंदाज लेने के लिए मात्र आध पल को बिजली जगाई। आधे पल तक मतलब आधे पल तक बिजली जगाई। बिस्तर फर्श पर बिछे हुए थे। उनकी स्त्री ने सोते सोते ही बड़बड़ाया, आगे, और बच्चे की तरफ करवट लेकर चुप हो गई। लेट जाने पर उसे एक बड़ी डकार आती मालूम पड़ी, लेकिन उसने डकार ली नहीं। उसे लगा कि ऐसा करने से उस चुप्पी में खलल पड़ जाएगा, जो चारों तरफ बरी है और काफी रात गए, ऐसा होना उचित नहीं है। अभी घनश्याम नगर के मकानों के लंबे, क्या था? घनश्याम नगर के मकानों के लंबे सिलसिलों के किनारे किनारे सवारी गाड़ियां दड़दड़ाती हुई गुजरी। थोड़ी देर तक एक बहुत साफ भागता हुआ शोर होता रहा। सर्दियों में जब ये गाड़ी गुजरती है, तब लोग एक प्रहर की खासी नींद ले चुके होते हैं। गर्मियों में 11:30 का कोई विशेष मतलब नहीं होता। यूं उसके घर में सभी जल्दी सोया करते, जल्दी खाया और जल्दी उठा करते हैं। आज बेहद गर्मी है। रास्ते पर उसे जितने लोग मिले, उन सब ने उनसे गर्म और बेचैन कर देने वाले मौसम की ही बात की। कपड़ों की फिजीकत हो गई, बदहवासी, चिपचिपाहट और थकान है। अभी जब सवारी गाड़ी शेयर करती हुई गुजरी, तो उसे ऐसा नहीं लगा कि नींद लगते लगते टूट गई हो, जैसा जाड़ों में प्राय लगता है, बल्कि यूं लगा कि अगर सोने की चेष्टा शुरू नहीं की गई तो सचमुच देर हो जाएगी। उसने जमाई ली। पंखे की हवा बहुत गर्म थी और वह पुराना होने की वजह से चिड़ाती सी आवाज भी कर रहा था।
उसको लगा दूसरे कमरों में भी लोग शायद उसकी ही तरह जमाइयाँ ले रहे होंगे, लेकिन दूसरे कमरों के पंखे पुराने नहीं हैं। उसने सोचा बंद करके अन्य कमरों की आहट लेनी चाहिए। उसे कोई बहुत मासूम सी ध्वनि भी 1-1.5 मिनट तक नहीं सुनाई दी, जो सन्नाटे में काफ़ी तेज होकर आ सकती हो। तभी पिता की चारपाई बाहर चरमराई। वह किसी आहट से उठे होंगे। उन्होंने डांटकर उस बिल्ली का रोना चुप कराया जो शुरू हो गया था। मतलब बिल्ली जो थी वो चिल्ला रही थी, तो उन्होंने उसको चुप कराया। बिल्ली थोड़ी देर चुप रहकर फिर रोने लगी। तब पिता ने डंडे को गज पर कई बार पटका और उस दिशा की तरफ खदेड़ने वाले डंग से दौड़े जिससे रोना आ रहा था और हट हट चिल्लाए। जब वह घूम फिरकर लौट रहा था तो पिता अपने बिस्तर बाहर लगाकर बैठे थे। कनखी से उसने उन्हें अपनी गंजी से पीठ का पसीना रगड़ते हुए देखा और बचता हुआ घर के अंदर दाखिल हो गया। उसे लगा कि पिता को गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही है, बेटी की बात कर रहे, लेकिन उसे इस स्थिति से रोष हुआ। सब लोग पिता के अंदर पंखे के नीचे सोने के लिए कहा करते थे, पर वह जरा भी नहीं सुनते। हमें क्या भोगे कष्ट। कुछ देर पड़े रहने के बाद वह उठा और उसने उत्सुकतावश खिड़की से झांका। सड़क की बत्ती छाती पर है। गर्मियों में ये बेहद अखर जाता है। पिता ने कई बार करवटें बदली, फिर शायद चैन की उम्मीद में पार्टी पर बैठ पंखा जलने लगे। पंखे की डंडी से पीठ का वह हिस्सा खुजलाते हैं जहां हाथ की उंगलियां दिक्कत से पहुंचती हैं। आकाश और दरख्तों की तरफ देखते हैं। रिलीफ पाने की किसी बहुत हल्की उम्मीद में शिकायत उगलते हैं। बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता। उनका ये वाक्य जो नितांत व्यर्थ है, अभी अभी बीते क्षण में डूब गया। गर्मी बरकरार है और रहेगी, क्योंकि ये जाड़े बरसात का मौसम नहीं है। पिता उठकर घूमने लगे हैं। 1 या 2 बार घर का चक्कर चौकीदारों की तरह हो वो करते हुए लगाते हैं, ताकि कोई सेंध बेंध ना लग सके। लौट कर थके स्वर में हे ईश्वर कहते हुए उंगली से माथे का पसीना काटकर जमीन पर चुबाने लगते हैं। बड़ा गजब है। कमरे की एक दीवार से टिककर बैठ जाने पर वह काफी तनाव में सोचने लगा। अंदर कमरों में पंखों के नीचे घर के सभी दूसरे लोग आराम से पसरे हैं। इस साल जो नया पेडिस्टल खरीदा था वह आंगन में ही उनके लिए लगता है। बिजली का मीटर तेज चल रहा होगा, पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन पिता की रात कष्ट में ही है। लेकिन गजब ये नहीं है, गजब तो पिता की जिद है। वह दूसरों का आग्रह अनुरोध माने तब ना। पता नहीं क्यों पिता जीवन की अनिवार्य सुविधाओं से भी चिढ़ते हैं। वह जलने लगा है। यहाँ पर पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में जो अंतराल चल रहा है उसके बारे में बताया। चौक से आते वक्त 4 आने की जगह 3 आने और 3 आने में तैयार होने पर 2 आने में चलने वाले रिक्शे के लिए पिता घंटे घंटे खड़े रहेंगे। धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उसमें नहीं या कम से कम शामिल होंगे। पहले लोग उनकी काफ़ी चिरौरी किया करते थे, अब लोग हार गए हैं। जानने लगे हैं कि पिता के आगे किसी की नहीं चलेगी। आज तक किसी ने पिता को वाश बेसिन में मुंह हाथ धोते नहीं देखा। बाहर जाकर बगिया वाले नल पर ही कुल्ला दातुन करते हैं। दादाबाई ने अपनी पहली तनख्वाह में गुसलखाने में उत्साह के साथ एक खूबसूरत शॉवर लगवाया, लेकिन पिता को अरसे से हम सब आंगन में धोती को लंगोटे की तरह बांधकर तेल चुपड़ने बदन पर बाल्टी बाल्टी पानी डालते देखते आ रहे हैं। खुले में स्नान करके जनेऊ से छाती और पीठ का मैल काटेंगे। शुरू में दादाबाई ने सोचा पिता उसके द्वारा शावर लगवाने से बहुत खुश होंगे और उन्हें नई चीज़ों का उत्साह होगा। पिता ने जब कोई उत्साह प्रकट नहीं किया तो दादाबाई मन ही मन काफ़ी निराश हो गए। 1-2 बार उन्होंने हिम्मत करके कहा भी, आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते? तब भी पिता आसानी से उसे टाल गए। लड़कों द्वारा बाजार से लाई बिस्किटें, महंगे फल पिता कुछ भी नहीं लेते। कभी लेते भी हैं तो बहुत नाक भौं सिकोड़कर। उनके बेस्वाद होने की बात पर शुरू में ही जोर दे देते हुए अपनी अमावट गज्जक और दाल रोटी के अलावा दूसरों द्वारा लाई चीज़ों की श्रेष्ठता में वह कभी प्रभावित नहीं होते। वह अपना हाथ पांव जानते हैं, अपना अर्जन, और उसी में उन्हें संतोष है।
वह पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेब मंगवाने और दिल्ली एम्पोरियम से बढ़िया धोतियां मंगवाकर उन्हें पहनाने का उत्साह रखते थे, अब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं। सूही बच्चे भी अब बगाहें मुंह खोलते हैं और क्रोध उगल देते हैं। लद लद बाहर आम के 2 शिखरों के लगभग एक साथ गिरने की आवाज आई। वह जानता है पिता आवाज से स्थान साधने की कोशिश करेंगे। टटोलते टटोलते अंदर में आम खोजेंगे और खाली गमले में इकट्ठा कहाँ चला गया पीछे और खाली गमले में इकट्ठा करते जाएंगे। शायद ही रात में 1-2 आम उसके चूक जाते हैं, ढूंढने पर नहीं मिलते, जिसको सुबह पा जाने के संबंध में उन्हें रात भर संदेह होता रहेगा। दीवार से काफी देर एक ही तरह टिके रहने से उसकी पीठ दुखने लगी है। नीचे रीढ़ के कमर वाले हिस्से में रक्त की चेतना बहुत कम होगी। उसने मुद्रा बदली। बाहर पिता ने फाटक खोलकर सड़क पर लहटते चिचियाते कुत्तों का खड़काया। उसे यहाँ बहुत खीज हुई। कई बार कहा, मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, 4 बड़े लोग आ जाया करते हैं, आपको अंदर सोना चाहिए। बेटा बोल रहा पिता को, ढंग से कपड़े पहनने चाहिए और चौकीदारों की तरह रात को पहरा देना बहुत ही भद्दा लगता है। ये महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा यहाँ पर लाइन जो है महत्वपूर्ण है, ये ध्यान में रखनी है। लेकिन पिता की अड़ में कभी कोई जोर नहीं आता। उल्टा सीधा पता नहीं कहाँ किस दर्जी से कुर्ता कमीज सिलवा लेते हैं। टेढ़ी जेब, सर्दी के बटन ऊपर नीचे लगा, सवा सोसाइटी में चले जाएंगे। घर भर को बुरा लगता है। लोगों के बोलने पर पिता कह देते हैं, आप लोग जाइए ना भाई, काफी हाउस में बैठिए, झूठी बनावटी के लिए बेरा को टिप दीजिए, रहमान के जहाँ 1.5 रुपये वाला बाल कटाइए, मुझे क्यों घसीटते हैं। लोगों का बोलना चुटकी भर में धरा रह जाता है। पिता वैसे तो चुप रहते हैं, लेकिन जब बात बहस में उन्हें खींचा जाता है तो काफी करारी और हिंसात्मक बात कह जाते हैं। उल्टे उन्हें घेरने वाले हम भाई बहन अपराधी बन जाते हैं। कमरे से पहले एक भाई हिसकेगा, फिर दूसरा, फिर बहन और फिर तीसरा। चुपचाप सब खींचे हारे हिचकाते रहेंगे। अंदर फिर माँ जाएगी और पिता, विजय पिता, कमरे में गीता पढ़ने लगेंगे या झोला लेकर बाजार सौदा लेने चले जाएंगे। तो पिता क्या, गीता पढ़ने जाएंगे। महत्वपूर्ण है, होता हमेशा यही है। सब मन में तय करते हैं आगे से पिता को नहीं घेरेंगे, लेकिन थोड़ा समय गुजरने के बाद फिर लोगों का मन पिता के लिए उमड़ने लगता है। लोग मौका ढूंढने लगते हैं पिता को किसी प्रकार अपने साथ सुविधाओं में थोड़ा बहुत शामिल कर सकें, पर ऐसा नहीं हो पाता। वह सोचने लगा, भूखे के सामने खाते समय होने वाली व्यवस्था सरीखी किसी स्थिति में हम रहा करते हैं। यद्यपि अपना खाना हम कभी स्थगित नहीं करते, फिर भी पिता की असमृद्धि के कारण व्याकुल और अधीर तो है ही। पिता अद्भुत और विचित्र हैं, वह सोचते हुए उठा। कमरे में घुटने या सिगरेट पी सकने की सुविधा नहीं है, अन्यथा वह वैसा ही करता। उसने सो जाने की इच्छा की और अपने को असहाय पाया। शायद नींद नहीं आ सकेगी, ये ख्याल उसे घबराने वाला लगा। पिता अद्भुत और विचित्र है, ये बात वह भूला नहीं रहा था। पिछले जाड़ों में वह अपने लोभ को कुचल कर बमुश्किल एक कोट का बेहतरीन कपड़ा पिता के लिए लाया। पहले तो वह उसे लेने को तैयार नहीं हुए, लेकिन माँ के काफी गुड़कने फुड़कने से राजी हो गए और उसे खुलदाबाद के किसी लपंटू दर्जी के जहाँ सिलाने चल दिए। सुधीर ने कहा, कपड़ा कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह से आपका नाप दिलवा दूं, वह ठीक सिएगा, मेरा परिचित भी है। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। पूछा जाता है किस कहानी का कथन है। एक बार पर पिता ने काफी कार्त उंगली, बच्चे उठे, मैं सबको जानता हूँ, वही म्यूनसिपलिटी मार्केट के छोटे मोटे दर्जियों से काम कराते और अपना लेबल लगा लेते हैं। साहब लोग, मैंने कलकत्ते के हॉल एंडरसन के सिले कोट पहने। ये पूछा जा सकता है कि किसके कोट पहने उन्होंने, तो कलकत्ता के हॉल एंडरसन के पहने हैं अपने ज़माने में, जिनके जहाँ अच्छे खासे यूरोपियन लोग कपड़े सिलवाते थे। ये फैशन जिसके आगे आप लोग चक्कर लगाया करते हैं, उनके आगे पाँव की धूल है। मुझे व्यर्थ पैसा नहीं खर्च करना है। कितना परस्पर विरोधी तर्क किया पिता ने।
ऐसा वह अपनी जिद को सर्वोपरि रखने के लिए किया करते हैं। फिर सुधीर ने कपड़ा छोड़ दिया। बेटा था उनका सुधीर। जहाँ चाहिए सिलवाए या भाड़ में झोंक आइए, हमें क्या। वह धीमे धीमे बुद्ध बताया। ए पिता, बाहर अकवाकर उठ पड़े। शायद थोड़ी देर पहले जो आम बगीचे में गिरा था उसकी आवाज जैसे अब सुनाई पड़ी हो। वह खिड़की के बाहर देखने लगा। किंचित टिक्का टिक्का सा पीठ के पसीने से बनियान चिपक गई थी। बेहद घटती हुई गर्मी मन उसका मथा जाता था। बीवी बड़ी आराम से सो रही थी। इसे कुछ पता नहीं, शायद पिता की खाट खाली थी। वह गिरा आम टटोलने के लिए बगिया में घुसे होंगे। तो पिता कितने विचित्र हैं। लंबे समय से वह केवल 2 ही ग्रंथ पढ़ते आ रहे थे। तो वो कौन कौन से ग्रंथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यंत्रवत नियमवत, वो कौन कौन से थे? रामायण और गीता। लंबे 35 वर्षों तक, ये भी महत्वपूर्ण था, अखंड केवल रामायण और गीता 35 वर्षों तक। उसके पहले युवा काल में जो कुछ जितना कुछ पढ़ा हो उन्होंने, उसे कभी ब्यावा, कभी सम्मानजनक और कभी झूठ लगता। ये सोच कर कि कोई व्यक्ति केवल 2 पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट सकता है और कैसे काट लेता है, तभी उसका बच्चा कुंडमुनाकर रोने लगा। उसने तपाक से खिड़की छोड़ी और अपने बिस्तर पर झूठ मूठ सो गया। ऐसा ना हो कि देवा बच्चे के रोने से उठ पड़े और उसे संदिग्ध अवस्था में देख बहुत से बेकार प्रश्नों द्वारा हलकान करना शुरू कर दे। देवा बच्चे के मुंह में सतन पहले ही सी बेखबर हो गई। वह खुद बिस्तर पर सोता मालूम पड़कर भी जागता रहा। सतन चूसने की चपचप आवाज आती रही और थोड़ी देर बाद बंद हो गई। उसने तय किया कि वह देवा के बारे में भी कोई सोचे अथवा उसके शरीर को छूता रहे। उसने देवा के कूल्हे पर हाथ रख दिया, लेकिन उसे तनिक भी उत्तेजना अपने अंदर महसूस नहीं हुई। उसने थोड़ी देर उत्तेजना की प्रतीक्षा की। अपनी इस हरकत से उब होने लगी और मन भी लांछित करने लगा। बाहर पिता सो या जाग रहे हैं, जैसा भी हो, वह बड़े जबरदस्त हैं इस समय। बाहर रहकर बाहर ही होते जा रहे हैं। घर के अंदरूनी हिस्सों में लोग आराम से या कम आराम से किसी तरह सो तो गए होंगे। वह विषादग्रस्त हुआ और अनुभव करने लगा। हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। क्या पिता ने भी वैसा ही करना तो नहीं शुरू कर दिया? उसे पिता के बूढ़ेपन का ख्याल आने पर सिहरन हुई। फिर उसने दृढ़ता से सोचा, पिता अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, उन्हें प्रति क्षण हमारे साथ साथ जीवित रहना चाहिए। बरसक पुरानी जीवन व्यवस्था कितनी कठोर थी। उसके मस्तिष्क में एक विचार आ गया, विषाद सर्वोपरि था। उसे आंखों में हल्का जलन लगने लगा। और कोई शीत युद्ध न होता पिता और पुत्र के बीच, तो वह उन्हें जबरन खींच के नीचे लाकर सुला देता। लेकिन उसे लगा कि उसका जुआपन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमजोर हो जाता है, और उसे भुगत भी रहा है। दरअसल उसका जी अक्सर चिल्ला उठने को हुआ है, पिता तुम हमारा निषेध करते हो, तुम डोंगी हो, अहंकारी, वज्र अहंकारी। लेकिन वह कभी चिल्लाया नहीं। उसका चिल्ला सकना मुमकिन भी नहीं था। वह अनुभव करता था उसके सामने जिंदगी पड़ी है और पिता पर इस तरह चिल्लाने में उसका नुकसान हो सकता है। उसको लगा पिता लगातार विजयी है, कठोर है, तो क्या उन्होंने पुत्रों के सामने अपने को कभी पसारा नहीं। लगता है दीवारों पर पसीना चुह आया है। खुद को शुरा भोंक देने या दीवार पर सिर पटकने या सोती बीवी के साथ पार्श्विक हो जाने का डोंक सोचने के बाद भी गर्मी की बेचैनी नहीं कटी। उसने ईश्वर को बुदबुदाना चाहा, लेकिन वैसा नहीं किया। केवल हल्के हल्के हाथों के पंजों से सिर के बालों को दबोचकर वह रह गया। मौसम की गर्मी से कहीं अधिक प्रबल पिता है। सहारा है कहकर जमाई ली है, ऐसा उन्होंने कोई दबकर नहीं किया। रात के लिहाज से काफी शोर उठाते कहा है। शायद उन्हें इत्मीनान है कि घर में सभी लोग निश्चित रूप से सो रहे हैं।
पिता ने अपना बिस्तर गोल मोड़कर हाट के एक सिरे पर कर लिया। वह वही सुराही से प्याले में पानी लेकर अपनी हटिया की बात तय कर रहे हैं। सुराही से हाट तक और हाट से सुराही तक बार बार आते जाते हैं। बहुत बार ऐसा करने पर हाट का बांध तर हुआ है। इसके बाद उन्होंने पानी पिया और पुनः बड़ी आवाजदार जुमाई के साथ लिपटे हुए बिस्तर का सिराना बना निखरी खटिया पर लेट गए। तड़का होने में पता नहीं कितनी देर थी। थोड़ी देर बाद पंखा जमीन पर गिराकर उनका दायां हाथ खटिया की पाटी से झूलने लगा। चारों तरफ धुमिल चांदनी फैलने लगी है। सुबह जो दूर है के ब्रह्म में पश्चिम से पूर्व की ओर कौवे काई काई करते उड़े। वह खिड़की से हटकर बिस्तर पर आया। अंदर हवा वैसी ही लू की तरह गर्म है। दूसरे कमरे स्तब्ध हैं। पता नहीं बाहर भी उमस और बेचैनी होगी। वह जागते हुए सोचने लगा, अब पिता निश्चित रूप से सो गए हैं शायद। तो ये थी हमारी पिता कहानी। यहाँ पर हमारी पिता कहानी आज पूरी तरह से संपूर्ण होगी। तो आगे देखेंगे नेक्स्ट कल कहानी। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ रवनीता अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।